हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद लगाते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, भारतीय भूगोल की ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं भारत की समुद्री सीमा के साथ साथ कुछ प्रमुख खाड़ियों और ये जो कुछ प्रमुख चैनल हैं, जैसे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल किन किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है या किन किन दो द्वीपों के मध्य सकरा समुंदर है। तो ये जो चैनल होते हैं दो द्वीपों के मध्य एक क्या होता है, सकरा समुंदर होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। तो हम इन्हीं तीनों टॉपिकों के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम। देखिए, हिमालय के अगर प्रसार की बात करें तो हिमालय का प्रसार पहले पूर्वी साइड में, पूर्वी से फिर जब दक्षिणी साइड में, तो देखिए दक्षिणी साइड में म्यांमार में जब ये टर्न करता है तो इसे आराकानयोमा पर्वत के नाम से जानते हैं। तो उसके बाद में आराकानयोमा जो पर्वत है वो प्रशांत महासागर में जाकर क्या होता है, डूब जाता है। तो डूबने के बाद में जो छिछले समुंदर है वहाँ पे कुछ न कुछ स्थलीय भाग क्या है, ऊपर की ओर उभरे हुए हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप हैं। उसके बाद में देखिए ये प्रशांत महासागर इस साइड में हुआ और इधर क्या हुआ, अरब सागर। तो अरब सागर में भी कुछ द्वीप हैं, जैसे लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मालदीव हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसमें भारत की सीमाओं के बारे में। तो भारत की सीमाओं की अगर बात करें तो भारत की सीमा का निर्धारण या किसी भी देश की समुद्री या तटीय सीमा का निर्धारण क्यों किया गया या क्यों आवश्यकता पड़ी, तो आप लोग को ये मालूम होगा कि इसमें क्या है, समुद्रों में क्या है, खनिज के साथ साथ पेट्रोलियम बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। जैसे ये मुंबई के जस्ट पश्चिमी साइड में क्या है, मुंबई हाई, जहाँ से क्या है, पेट्रोलियम के बहुत ज़्यादा अवशेष पाए गए हैं, लेकिन उसका अभी खनन नहीं किया जा रहा है, अर्थात पेट्रोलियम को नहीं निकाला जा रहा है। लेकिन ये जो समुद्री सीमा है इसमें बहुतायत मात्रा में खनिज के साथ साथ पेट्रोलियम पाए जाते हैं। तो इसीलिए ये किसी भी देश की समुद्री या तटीय सीमा से संबंधित सीमाओं का निर्धारण करना आवश्यक हो गया। तो इसीलिए देखिए अगर बात करें, एक संगठन का निर्माण किया गया 1982 में, जिसे UNCLOS अंक्लोस नाम से संगठन बनाया गया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के जितने भी देश हैं उसकी एक बैठक हुई। उसके अंतर्गत भारत की सीमाओं या किसी भी देश की तटीय सीमाओं को 3 भागों में बांटा गया। तो पहली जो सीमा थी प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा की अगर बात करें, जिसे इंग्लिश में हम टेरिटोरियल सी कहते हैं। तो अगर बात करें प्रादेशिक सीमा की, प्रादेशिक सीमा से पहले हम आधार रेखा को जान लेते हैं। देखिए किसी भी देश की जो तटीय सीमा है वो क्या है, सीधी नहीं है, टेढ़े मेढ़े है। तो इसी से रिलेटिव एक क्या है, सीधी अगर रेखा को अगर आप खींच दे रहे हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, आधार रेखा कहते हैं। तो जो भी तटीय दूरी, अगर किसी भी समुद्र की अगर तटीय दूरी या प्रादेशिक सीमा की दूरी अगर ज्ञात करनी हो या दूरी को मापनी हो तो हमेशा आधार रेखा से मापी जाती है। तो हमेशा अगर बात करें प्रादेशिक सीमा की, तो प्रादेशिक सीमा की दूरी कितना है, 12 नाटिकल मील, अर्थात आधार रेखा से 12 नाटिकल मील तक, कितना, 12 नाटिकल मील तक कौन सी सीमा का निर्धारण किया गया, प्रादेशिक समुद्री सीमा का। और इसके अंतर्गत कुछ अधिकार दिए गए। वो अधिकार कौन से हैं उसको जान लेते हैं।
तो देखिए संपूर्ण अधिकार दिया गया, अर्थात भारत का जो स्थलीय क्षेत्र में अधिकार होता है वहीं प्रादेशिक समुद्री सीमा में भी पूर्ण रूप से अधिकार होगा। अर्थात समुद्रों में भी 12 नॉटिकल मील तक भारत का संपूर्ण अधिकार है। अर्थात जो भी चाहे वो अपने मतानुसार कर सकता है। उसके बाद में बात करते हैं हम दूसरा संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? कॉन्टिगुअस जोन। तो देखिए संलग्न क्षेत्र की अगर डिस्टेंस की बात करें तो आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक कौन सी सीमा का निर्धारण किया गया है? तो संलग्न क्षेत्र, जिसे हम कॉन्टिगुअस जोन के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये जो कॉन्टिगुअस जोन है इसके अंतर्गत कुछ अधिकार दिए गए, तो उस अधिकार को हम जान लेते हैं। तो पहली तो जिस देश की अगर तटीय सीमा होगी उसको 24 नॉटिकल मील तक साफ सफाई करने का अधिकार दिया गया। उसके बाद में सीमा शुल्क का अधिकार दिया गया। सीमा शुल्क के बाद में तीसरा जो अधिकार था वित्तीय अधिकार भी उसको दिया गया। तो देखिए ये जो संलग्न क्षेत्र है, संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत 3 अधिकार दिए गए। पहला साफ सफाई का अधिकार, अर्थात भारत अपने आधार रेखा से 24 नॉटिकल दूरी तक समुद्री सीमा में या समुद्र में साफ सफाई कर सकता है। उसके बाद में सीमा शुल्क का अधिकार, अगर मान लीजिए भारत के चाहे दक्षिणी साइड या पश्चिमी साइड से अगर कोई देश की जहाज अगर संलग्न क्षेत्र में अगर घुस जाए, अर्थात संलग्न क्षेत्र कहाँ है? 24 नॉटिकल मील तक, अगर इस क्षेत्र में एंट्री कर जा रहा है तो भारत उससे सीमा शुल्क वसूल सकता है। लेकिन अगर 24 नॉटिकल मील से पहले, अर्थात संलग्न क्षेत्र से कुछ पहले अगर जहाज टर्न करके अगर फिर समुद्री की साइड में चली आए तो उस पर भारत का कोई सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार नहीं है। तो उसके बाद में अब अगला है और लास्ट तीसरा जो समुद्री सीमा है जिसे हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। तो देखिए अनन्य आर्थिक क्षेत्र, तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र को इंग्लिश में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसे 60 में EEZ के नाम से जानते हैं। तो देखिए अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है, अगर इसकी डिस्टेंस की बात करें तो समुद्र में आधार रेखा से, अर्थात इस आधार रेखा से 24 नॉटिकल 200 नॉटिकल मील तक कौन सी सीमा का निर्धारण किया गया है? तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र का निर्धारण किया गया है। इसमें भी भारत को कुछ न कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो देखिए पहला अधिकार ये है कि वैज्ञानिक अनुसंधानों व नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। अर्थात अगर जिस देशों के पास तटीय सीमा है वह 200 नॉटिकल मील तक वह नए द्वीपों का क्या कर सकता है? निर्माण कर सकता है। अर्थात द्वीपों पर अपने देश के नागरिकों को क्या कर सकता है? एक अस्थायी निवास प्रदान कर सकता है। जैसे ये जो है देखिए भारत का केंद्र शासित प्रदेश जो कि लक्षद्वीप है, देखिए ये 200 नॉटिकल मील के क्या है? अंदर है। अर्थात देखिए ये जो है देश जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये क्या है? एक द्वीपीय प्रदेश है। और उसके बाद में बात करते हैं तीसरा, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है। अर्थात 200 नॉटिकल मील के इंटरनल में जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका दोहन कर सकता है। ये जो 3 सीमाएं समुद्री सीमाओं का निर्धारण किया गया है, जिन जिन देशों के साथ या जिन जिन देशों के पास तटीय सीमा है उनको ये तीनों अधिकार दिए गए हैं। तो चलिए उसके बाद में हम बात करते हैं खाड़ियों के बारे में।
तो खाड़ियों की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे गुजरात का एक क्या है, कच्छ क्या है, जिला है। गुजरात राज्य का क्या है, कच्छ एक जिला है। तो कच्छ के बगल में ये जो तीन तरफ से स्थलीय मार्ग से घिरी हुई आकृति है, तो देखिए अब खाड़ी किसे कहते हैं। खाड़ी की अगर बात करें तो तीन तरफ से स्थल मार्ग से, खाड़ी किसे कहते हैं, तो तीन तरफ से अगर स्थल मार्ग से जुटी हो और एक तरफ से क्या हो, जली भाग से घिरी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये स्थलीय है भाग और ये भी, और ये तो तीन तरफ से स्थल से और एक साइड से क्या है, जल से घिरा हुआ है, तो इसे हम खाड़ी का नाम दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये कच्छ जिला के नाम पर ही इस खाड़ी का नाम क्या पड़ गया है, कच्छ की खाड़ी पड़ गया है। उसके बाद में देखिए ये जो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ अपने जल को लाकर जहाँ पर प्रवाहित करती हैं, तो वहीं पे अगर बात करें तो यहीं पे एक क्या है, खंभात क्षेत्र है। गुजरात का एक खंभात क्षेत्र है, उसी के नाम पर ये जो दोआब क्षेत्र है, अर्थात तीन तरफ से स्थलीय मार्ग से और एक तरफ से जल मार्ग से घिरा हुआ है, इसी को हम क्या कह देते हैं, खंभात की खाड़ी कह देते हैं, खंभात की खाड़ी। उसके बाद में बात करते हैं, अब बात करते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को आप जानते हैं कि ये क्या है, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद में अभी यहाँ पे देखिए ये स्थलीय भाग है, ये सारे द्वीप हैं छोटे छोटे, भारत और श्रीलंका के बीच में बहुत छोटे छोटे क्या हैं, एक द्वीप हैं। तो देखिए ये स्थलीय भाग हुआ, ये स्थलीय भाग और ये स्थलीय भाग, तो तीन तरफ से क्या है, स्थल से, और एक तरफ से क्या है, जल से घिरा हुआ है, तो इसे भी हम खाड़ी का नाम देंगे। तो ये कौन सी खाड़ी हो जाएगी, तो भारत और श्रीलंका के बीच, अर्थात भारत के राज्य तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। तो ये मन्नार की खाड़ी किन किन दो बिंदुओं के मध्य स्थित है, तो पहला देखिए भारत का जो राज्य है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। उसके बाद में यहाँ पे एक पाक स्टेट, चलिए पाक स्टेट की बात हम चैनल में करेंगे। तो चैनल पहले हम खाड़ियों को देख लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, इधर से भारत से और इधर क्या है, इंडोनेशिया से, और इस साइड में म्यांमार से। देखिए तीन तरफ से क्या है, स्थलीय भागों से घिरा हुआ है, तो इसे भी हम खाड़ी का नाम दे देते हैं। तो ये कौन सी हो जाती है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और उसके बाद में इधर जो सागर है उसे हम क्या कहते हैं, प्रशांत महासागर, और इस साइड में जो सागर है इसे क्या कहते हैं, हम अरब सागर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। तो देखिए भारत के जो तटीय क्षेत्रों से संबंधित ये जो प्रमुख खाड़ियाँ थी उसको हम देख चुके हैं। तो देखिए अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन होता है कि बे और गल्फ में अंतर क्या होता है, बे और गल्फ। देखिए इसको बे ऑफ बंगाल कहते हैं, जबकि इसे क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंभात। अर्थात देखिए जो बड़ी खाड़ियाँ होती हैं उससे पहले हम क्या लगाते हैं, बे लगाते हैं, और जो छोटी खाड़ियाँ होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, या उससे पहले हम क्या लगाते हैं, गल्फ लगाते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ, इसे क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ खंभात, और इसको क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार। तो चलिए अब चैनल के बारे में देखते हैं कि चैनल क्या है। चैनल देखिए दो
द्वीपीय, जिसे दो द्वीपीय क्षेत्रों के मध्य में जो सकरा समुद्र होता है उसी को हम क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। तो देखिए चैनल का नॉमिनेशन की अगर बात करें तो आप जानते होंगे भारत के अक्षांशीय और विस्तार वाले चैप्टर में हम लोग देखे थे कि देखिए ये क्या है, अगर ग्लोब की बात करें तो इसके मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, जीरो अक्षांश रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। भारत की अगर स्थिति की बात करें तो भारत की स्थिति इसी साइड में है, अर्थात किसी न किसी अक्षांश से होकर गुजरती है। तो अक्षांश की बात करें तो 8.4 से लेकर 37.7 अर्थात 8.4 उत्तरी से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत का विस्तार है। तो देखिए भारत का ये कौन सी पॉइंट थी, 8.4। उसके बाद में बात करते हैं कि ये कौन सी थी, 37.6। तो इन दो अक्षांशों के मध्य में भारत का विस्तार है। तो देखिए इसी प्रकार बहुत सारी अक्षांश रेखाएं, अर्थात ये 0 हो गई तो 90 ऊपर और 90 नीचे, कुल मिलाकर कितनी अक्षांश रेखाएं हो गई, 181। तो देखिए अक्षांश रेखाओं की अगर लंबाई की बात करें तो भूमध्य रेखा पर सबसे लंबी होती है, जबकि उत्तरी और दक्षिणी साइड पोलों पर जाते जाते एक बिंदु के समान हो जाती है। तो उसके बाद में देखिए तो उसी प्रकार ये अक्षांश के नाम पर ही, जो जैसे मान लीजिए जहाँ से 8 डिग्री अक्षांश रेखाएं चली गई उसे 8 डिग्री चैनल नाम दे दिया गया। उसके बाद में ये 9 अक्षांश रेखाएं जहाँ से चली गई उसे 9 डिग्री चैनल। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, 10 डिग्री अक्षांश रेखाएं जहाँ से जाती है उसे हम क्या कह देते हैं, 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये जो चैनल है दो द्वीपों के मध्य स्थित है, अर्थात कुछ प्रमुख द्वीप हैं, इसीलिए ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जैसे द्वीपों में अगर बात करें तो देखिए ये क्या है, 10 डिग्री चैनल। तो यहाँ से परीक्षाओं में पूछता है कि बताइए 10 डिग्री चैनल किन किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है। कभी कभी अंडमान और निकोबार द्वीप के मध्य, ये भी सही है, अंडमान और निकोबार द्वीप के मध्य कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल। उसके बाद में अगर इन सबों में कुछ अन्य द्वीपों की अगर बात करें तो देखिए लिटिल अंडमान और कार निकोबार। तो देखिए ये क्या है, अंडमान का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है, लिटिल अंडमान। उसके बाद में अगर बात करें निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, तो कार निकोबार। तो देखिए अगर बात करें कि अगर डीप में जाकर अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो 10 डिग्री चैनल किन किन दो द्वीपों के मध्य है, तो हो जाएगा आपका लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य जो सकरा समुंदर है उसी को हम 10 डिग्री चैनल कहते हैं। उसके बाद में देखिए एक ये जो रेड कलर से प्रदर्शित किया गया है ये क्या है, कोको द्वीप। अगर बात करें भारतीय क्षेत्र से तो भारतीय क्षेत्र से कोको जो द्वीप है वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये जो कोको द्वीप है वो इस समय वर्तमान में किसके अधिकार क्षेत्र में है, म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में है। तो ये कोको द्वीप किन किन दो देशों के मध्य है, तो भारत और म्यांमार के मध्य कौन सा द्वीप है या कौन सा द्वीप स्थित है या कौन सा चैनल स्थित है, तो चैनल कौन सा है, कोको चैनल स्थित है। उसके बाद में बात करते हैं हम भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार, जिसे हम इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। वो देखिए ग्रेट निकोबार 6.4 डिग्री चैनल पर स्थित है, जो कि भारत का द्वीपीय दृश्य से अगर बात करें तो सबसे दक्षिणी बिंदु है। उसके बाद में देखिए पाक स्टेट की बात करें तो देखिए इस साइड में क्या है, भारत, और ये क्या है, श्रीलंका। तो दो देशों के मध्य ये क्या है,
बीच में सकरा समुंदर है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पाक स्टेट कहते हैं। अगर बात करें कि पाक स्टेट किन दो सागरों को जोड़ने का कार्य करता है, तो देखिए इधर अगर बात करें बंगाल की खाड़ी और इस साइड में क्या है, अरब सागर। तो ये जो पाक स्टेट है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मध्य उसके बाद में पाक स्टेट के बाद में अब हम बात करते हैं 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। तो देखिए 9 डिग्री चैनल जो है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश जो लक्षद्वीप, उसके बाद में एक द्वीप जो कि मिनिकॉय है। तो देखिए ये जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, 9 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है तो इसे हम क्या कहेंगे, 9 डिग्री चैनल। तो ये जो मध्य में जो सकरा सा समुंदर है इसी को हम क्या कहते हैं, 9 डिग्री चैनल। तो यहीं से बार बार क्वेश्चन पूछता है कि बताइए 9 डिग्री चैनल किन किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है। तो कौन कौन द्वीपों के मध्य स्थित है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य स्थित है। उसके बाद में लास्ट जो कि 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल किन किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है। तो देखिए ये भारत अर्थात एशिया महाद्वीप का एक देश जो मालदीव है, अर्थात एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है, मालदीव, जो कि ये क्या है, द्वीपीय देश है। तो मिनिकॉय और मालदीव के मध्य में कौन सा सकरा चैनल पाया जाता है, तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के मध्य स्थित है। उसके बाद में देखिए ये जो सारे द्वीप हैं अर्थात उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, उसके बाद में कार निकोबार और ग्रेट निकोबार को अगर संपूर्ण द्वीपों को अगर एक मान लिया जाए तो उसे हम कौन सा नाम दे देते हैं, मरकट द्वीप के नाम से जानते हैं। तो संपूर्ण द्वीपों को मिलाकर किस नाम से जानते हैं, मरकट द्वीप के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।